ओके, ठीक है। सो कल हमने 25 और 26 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं एक बार। और एक दो डेरिवेशन है जो मैंने बोला था, स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस के लिए मैं बताऊंगी, तो क्लास के एंड में एक बार आपको बता दूंगी। अभी 25th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है, इन ओवरहैंड स्क्वायर सेट स्टॉपिंग विद फिलिंग carried out above two labels below the back, the correct arrangement of activities by level is। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप ओवरहैंड स्क्वायर सेट स्टॉपिंग कर रहे हो, सपोज दीज आर द लेवल्स, इसे हम बोल देते हैं लेवल 1, 2 एंड 3। सो लेवल 1 में कौन सी एक्टिविटी हो रही होगी, 2 में कौन सी और 3 में कौन सी एक्टिविटी होगी, ये इसमें पूछा है। तो जब भी हम ओवरहैंड करते हैं तो उसमें हम जो फर्स्ट लेवल होता है उसमें ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग होता है। देन उसके बाद में जो मटेरियल ड्रिल एंड ब्लास्ट होता है वो लेवल 2 में आता है, और वहाँ से हम उसको लाइक ओवरपास तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। और क्योंकि अभी देखो यहाँ पे लेवल 1 है, यहाँ पे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग हुआ, राइट? तो ये खाली हो गया, ये जो मटेरियल है वो नीचे आ गया है यहाँ पे लेवल 2 में। ठीक है, अब हमने इसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो अब क्या हुआ, अभी इसकी इमेज कैसी बन जाएगी। यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे भी ये खाली है। तो अब अगर हमें यहाँ पे मान लो इतने एरिया में हमने ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग किया है, तो ये वाला पार्ट खाली है और यहाँ पे मान लो अभी और है, यहाँ पे ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग करनी है। तो जो लेवल 3 होगा हमारा, उसमें हमें फिलिंग करनी होगी यहाँ पे, ताकि जो सीम है वो सपोर्ट उसे मिले, टेम्पररी सपोर्ट जो है वो उसे मिले। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है अपर लेवल फिलिंग, नहीं करना है, सबसे पहले हम ड्रिल एंड ब्लास्ट करेंगे। ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड में बोल रहा है ड्रिल एंड ब्लास्ट, ट्रांसपोर्ट टू ओवरपास एंड फिलिंग, हाँ ये लग रहा है, एक बार और देख लेते हैं। डी ऑप्शन में बोला है ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, फिलिंग ऑपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट टू ओवरपास। ये भी गलत है, क्योंकि पहले हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, देन उसके बाद में फिलिंग ऑपरेशन होगा। तो अपना जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला था, हाँ, मैच द माइनिंग मेथड्स। इसके लिए देखो एक बार मैं बताती हूँ। रूम एंड फिलर जो मेथड है उसके लिए टेबुलर डिपॉजिट और रिलेटिवली फ्लैट टू मॉडरेट डिप होता है। ठीक है, उसके बाद में सब लेवल ओपन स्टॉपिंग है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टीपली डिपिंग ओर बॉडीज, मतलब इस तरह से मान लो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 70 डिग्री, और उसमें फिर लेवल वाइज माइनिंग ऑपरेशन होते हैं। देन है कट एंड फिल। तो ये कट एंड फिल बेसिकली मेटल माइनिंग है, तो वेन्स में और इंक्लाइंड अगर टेबुलर या मैसिव डिपॉजिट है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। कट एंड फिल ऑपरेशन कैसे होता है, लाइक सपोज ये हमारा ओर डिपॉजिट है, तो हम एक सेक्शन यहाँ बनाएंगे, यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट का वे होगा, यहाँ से एक सेक्शन बनाएंगे, यहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में कट करेंगे, मतलब बेसिकली हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चालू करते हैं और फिर उसके बाद में से सपोर्ट देते जाते हैं। तो इस तरह से कट एंड फिल होता है। देन वीसीआर स्टोपिंग, इसमें सफिशिएंट विड्थ रिक्वायर होती है और मिनिमम विड्थ अबाउट 3 मीटर होती है। देन आता है ब्लॉक केविंग। तो यस, इसमें ब्लॉक केविंग में बेसिकली क्या होता है, जो मटेरियल है वो काफ़ी ब्लॉक्स के रूप में लाइक केव करता है। तो मटेरियल फर्स्ट तो केवेबल भी होना चाहिए, ठीक है, और लार्ज अगर ओर बॉडी है तो उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूशन कम होता है। तो अगर ओर बॉडी इस तरह से मान लो तो इसके छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पे से केव करते हैं, और केव करके नीचे वाले मटेरियल, नीचे वाले क्या बोलेंगे हम, गैलरी में आ जाते हैं। तो अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। पी में सेकंड है, क्यू में थर्ड है। ठीक है, इतना देख के अभी मैच करने का ट्राई करते हैं।
पी में सेकंड है, क्यू में थर्ड है, क्यू में थर्ड यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे पी में फोर्थ दे रखा है। वेन्स तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि जो हमारा रूमेन पिलर है वो हम वेन्स में तो यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। देन ये वाला क्वेश्चन भी एक बार मैं बता देती हूँ। द थिकनेस ऑफ कोल डिपॉजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्फेरिकल सेमी वेरियोग्राम मॉडल विद सिल ऑफ 5 meter square. If the semi-variogram value at leg distance is 3 meter square, the core correlogram value at the same leg distance would be. So क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है, तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं सेमी वेरियोग्राम के और कोवेरियंस के, वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में हम इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं एमएमटी 1 में, तो सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। सो सबसे पहले तो डेफिनेशंस देख लेते हैं। गामा एच होता है सेमी वेरियंस एट लेग डिस्टेंस एच। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला तो ये होता है 1/2 ट्वाइस ऑफ एम एच समीशन ऑफ पेयर्स, पेयर्स डिफरेंस बोल सकते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। तो ये हमारा है यहाँ पे सेमी वेरियंस, ये हो जाता है नंबर ऑफ सैंपल पेयर्स, और ये है ग्रेड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे G1 है, G2 हो गया, G3 हो गया, तो इस तरह से GI और GJ उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ होती है एच। एच क्या है यहाँ पे, तो एच हमारा लेग डिस्टेंस होता है, मतलब कितने इंटरवल पे हमारा हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। लेग डिस्टेंस होता है हमारा एच। 0.4 × 2, ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद में एक दो चीज़ और देखनी है, वो देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, देन होता है हमारा स्ट्रक्चरल वेरिएंस C1, वो होता है सिल वैल्यू माइनस सी नोट। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल लिख दिया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिल वैल्यू इज इक्वल टू सी नोट। सी नोट होता है नजेट वैल्यू, और प्लस कर देंगे C1, तो C1 हो जाता है, इसको H बोल देते हैं, H/A करके इस तरह से होता है ये। देन हमारा नेक्स्ट, और ग्राफ अगर लीनियरली मैं बताऊं तो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे लेग डिस्टेंस होता है, और यहाँ पे हमारा सेमी वेरियोग्राम होता है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो ये वैल्यू बोल देते हैं यहाँ पे ए। तो जब भी एच जो है वो ए से लेस देन होता है तो ये वेरी करता है। ठीक है, और आफ्टर ए वैल्यू, इसे हम रेंज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये फ्लैट लाइन होता है, मतलब अब इससे ज़्यादा मैक्सिमम ये जा नहीं सकता, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, इसी को सेल बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब ये हमारी है नजेट वैल्यू। नजेट वैल्यू क्या होती है, नजेट वैल्यू होती है जो जीरो के जब एच जो है टेंड्स टू जीरो होता है, तो जो वैल्यू आ रही है हमारे वेरिएंस की, उसे हम नजेट वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरल कोवेरियंस। ठीक है, सो इतना आई गेस क्लियर है। उसके अलावा एक स्फेरिकल वाला भी होता है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तभी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो थिकनेस, ओके, यहाँ पे हमें सिल वैल्यू गिवन है 5 मीटर स्क्वायर, और सेमी वेरियोग्राम वैल्यू हमें दिया हुआ है 3। तो जस्ट इसको हम इस तरह, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 - 3/5। इसको डायरेक्ट याद कर लो तो बहुत आसान हो जाता
आता है 2/5.4, इस तरह से होता है ये। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? एक बार बस चैट में लिख दीजिए कि यहाँ तक ठीक लग रहा है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो वो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। ये हमने डिस्कस कर लिया था, मोड मीन मोड मीडियन क्या होता है। इसमें बेसिकली मीन मीन हमें पता ही है, एवरेज वैल्यू। मीडियन मतलब मिडल वैल्यू जो होता है बेसिकली। और मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार अकर करता है, लाइक इसमें 17 था तो इसका आंसर 17 है। ठीक है, फिर ये था विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। Then semi-variogram is a geostatistical method for reserve estimation. देन ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस था, तो इसमें बेसिकली ग्रेड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका सम करेंगे डिवाइड बाय 1 अपॉन रिस्पेक्टिव जो डिस्टेंसेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आती है वही हमारी ग्रेड हो जाती है। ठीक है, इसे बोल देते हैं 8.D। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्लास को किया था। ठीक है, 32 क्वेश्चन इसमें बोला है। 5 sample observation have been taken from a lead zinc deposit. The observed value of zinc percentage and lead percentage are given. ठीक है, मिसप्रिंट आएगी मुझे लगता है, कॉपर एंड टिन है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बोला है पॉपुलेशन कोवेरिएंस बिटवीन टू वेरिएबल्स क्या होगा। ठीक है, तो इसको एक बार व्हाइट बोर्ड पे ले लेते हैं ताकि वैल्यूज बार बार देखना नहीं पड़े। सो इसमें कोवेरिएंस बेसिकली क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई ये होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, यहाँ पे एन हो गया नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, एक्स हम मान लेते हैं कॉपर वैल्यूज एंड वाई हम मान लेते हैं दीज आर टिन। ठीक है, सबसे पहले हमें एक्स बार क्या होता है, एक्स बार एवरेज होता है, मतलब मीन वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। फॉर कॉपर कितना हो जाएगा, 5 6 7 18/3, तो ये हो जाएगा 6। एक्स बार यहाँ पे हो गया 6। इधर है 3 4 5 12/3, यहाँ पे वाई बार हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, मैंने बेसिकली किया क्या है, 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 3 ये किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले इसे बोल लेते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट पेयर हमारे पास में क्या होगा, 5 - 6 वाई माइनस वाई बार, ये हो जाएगा 3 - 4। ठीक है, प्लस कर देंगे, अब दोनों वैल्यूज सेम है तो 0 प्लस। नेक्स्ट हो जाएगा 7 - 6 एंड 5 - 4। इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सैंपल्स से। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने आ रहे हैं अपने, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ पे हो गया -1 मल्टीप्लिकेशन -1। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 राइट डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, किस रेंज में देना था, अप टू 1 डेसिमल देना है। ठीक है, तो 2/3 0.6 हो गया, 0.67 तो से आप 0.7 आंसर लिख सकते हो। ठीक है,
तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.7। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं एक बार। फाइंड द मीडियन। तो मीडियन बेसिकली क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 10, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंटर वैल्यूज है वो है हमारी 5 और 6। तो ये हो जाएगा मीडियन 5 + 6/2। तो 11/2 5/5 5.5। तो ये आंसर हो गया। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ 9 तक की वैल्यू होता, सिर्फ इसे अलग कलर से देखते हैं। अगर वैल्यू सिर्फ 9 तक की है तो हमारा मीडियन क्या होता है यहाँ पे, ये हमारा मीडियन हो जाता है 5, ठीक है। ओके, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है लेन एल्गोरिथम इज अप्लाइड टू डिटरमाइन। सो ये यूज होता है कट ऑफ ग्रेड के लिए। मिल लिखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली ये कट ऑफ ग्रेड डिटरमाइन करता है। बहुत फेमस एल्गोरिथम है, जब आप सॉफ्टवेयर अगर यूज करोगे माइनिंग ऑप्टिमाइजेशन में तो वहाँ पे ये यूज होता है। एक होता है लेन, एक होता है लर्श ग्रोसमैन करके होता है, एक होता है स्यूडो फ्लो। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो अभी यूज़ हो रही है ऑप्टिमाइजेशन में, और ये वाली भी काफ़ी सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। जैसे आपने मिनेक्स सॉफ्टवेयर सुना होगा, विटल एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे यूज़ होता है। और ये अभी नए सॉफ्टवेयर जैसे कि डेस्विक है, इसमें यूज़ हो रहा है। तो कट ऑफ ग्रेड डिटर्मिनेशन के लिए लेन एल्गोरिथम यूज़ होता है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम दी लर्श ग्रोसमैन और स्यूडोफ्लो ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस द सैम्पलिंग मेथड विच कैन नॉट बी यूज्ड एट वर्किंग फेज। तो देखो, चैनल सैम्पलिंग बेसिकली होता है कि आप शॉवल ले लो और शॉवल से एक चैनल के थ्रू, जैसे कि अगर आपका ये फेस है तो इस पे ऐसे इस तरह से सैंपल्स निकालते हैं बिफोर ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, और अगर एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो वो होता है चैनल सैंपलिंग। तो वर्किंग फेज पे चैनल सैंपलिंग होता है। चिप सैंपलिंग वहाँ पे होता है अगर चैनल सैंपलिंग पॉसिबल नहीं है, जैसे कि कहीं हाइट ज़्यादा है या स्लोप इस तरह से कि मशीन वहाँ पे जा नहीं पा रही है, तो मैन्युअली बाय हैंड हम चिप सैंपलिंग करते हैं। तो अपना जो आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रैब सैंपलिंग यहाँ पे, ठीक है। लंप सैम्पलिंग नहीं होता है। लंप सैम्पलिंग मतलब अंडरग्राउंड में भी यूज़ होता होगा। तो वर्किंग फेज पे ग्रेप सैम्पलिंग यूज़ नहीं होता है। तो अपना आंसर क्या है, सॉरी, अपना आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 36 फॉर रिजर्व एस्टिमेशन। तो रिजर्व के लिए हम बल्क सैम्पलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली बल्क मतलब काफ़ी हाई अमाउंट में सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी एनालिसिस करते हैं कि उसमें ऐश कंटेंट कितना है, उसके अलावा सल्फर परसेंटेज कितना है, कोल अगर कोल है तो मॉइस्चर कितना है, तो ये सब उसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, 38। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज फॉलोड ड्यूरिंग सैम्पलिंग फ्रॉम वेगन्स ऑफ डम। ठीक है, तो वेगन्स मतलब जो ट्रक होता है, जैसे कि सरफेस माइनर से आपका कोल एक्सट्रैक्ट हो गया, अब ट्रक में जाके वो वेइंग मशीन पे जा रहा है उसे वे करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्रक है तो उसमें क्या करते हैं लोग, या तो एक होता है ऑगर, ये स्टैंडर्ड है सैम्पलिंग के लिए अगर हमें ग्रेप सैम्पलिंग करनी है तो। पर कुछ लोग ऐसे, जैसे फावड़ा जो होता है उससे भी मतलब यहाँ से उस पे ट्रक पे चढ़ते हैं और वहाँ से फिर कुछ सैंपल इकट्ठे करते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे ये ट्रक का पूरा ओर है यहाँ पे मान लो, तो एक अ, ये रीजन है, यहाँ से ले लिया मान लो, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, मतलब सेम सेम इंटरवल पे ट्रक से क्या बोलते हैं सैंपल इकट्ठे करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेप सैंपलिंग यहाँ पे, ठीक है। अब अपन आते हैं 37 पे। तो इसमें क्या बोला हुआ है देख लेते हैं एक बार। फॉर सैम्पलिंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट ग्रेड वैल्यू ऑफ फोर सैंपल आर 38 36 35 एंड 39 रिस्पेक्टिवली।
इफ वॉल्यूम्स ऑफ दीज सैंपल्स आर गिवन इज 11, 14, 19 एंड 25। ठीक है, तो इसको एक बार हम ले चलते हैं। बाकी यहाँ तक तो क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसको। ठीक है, सो इसमें बेसिकली बोला है मीन ग्रेड क्या होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हमें सैंपल की विड्थ दिया हुआ है या फिर एरिया दिया हुआ है या फिर वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, सो सेम फॉर्मूला लगता है। मीन ग्रेड क्या हो जाता है? मीन ग्रेड हो जाता है समीशन ऑफ ग्रेड इनटू, मैं इसको बोल देती हूँ एट्रीब्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय समीशन ऑफ एट्रीब्यूट। तो अब यहाँ पे आप डिस्टेंस ले सकते हो, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस भी ले सकते हो अगर सिर्फ डिस्टेंस दिया है तो। विड्थ, एरिया और वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमें वॉल्यूम दिया है तो हम उसको लेकर सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से। ये हो जाएगा 38 इंटू 11 प्लस 36 इंटू 14 प्लस 19 इंटू 35 प्लस 39 इंटू 25। जब मैं डिस्कस कर रही हूँ तो आप लोग भी लाइक ऐसे ट्राई करो कि मतलब मैं तो बता ही रही हूँ पर ऐसे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे 34.30। ठीक है, किसी का आंसर आया क्या? ये सब क्लास के एंड में करेंगे संदीप। 36 आ रहा है क्या? 0.38 भी यूज़ कर सकते हैं और 38 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मतलब परसेंटेज में आंसर पूछा है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सब में सेम ही परसेंटेज है, डिवाइड बाय 100 ही करना है, तो कोई सेंस नहीं है उस बात का। कैलकुलेशन ईजी हो जाता है अनिमेश। और 36 आ रहा है, अच्छा देखते हैं एक बार। 38 इंटू 11, 36 इंटू 14, 35 इंटू 19 और उसके बाद में 25 इंटू 39। ओके, गलत किया है क्या मैंने कुछ? ठीक है, हाँ 36 के अप्रोक्स ही आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे 20 यूज़ कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर 36 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, उसके बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइक इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछते हैं, और थोड़ा सा समझने के लिए भी इसको थोड़ा पेशेंस चाहिए, ठीक है। For the given sampling channels, find out the mean grade value. Grade value of channel A, B, C are 16, 25, 21. Width of channel ABC 2.63 and 2, and distance from a reference point O to A, B, C are 4, 10 और 16। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट O है वो A के सबसे ज़्यादा क्लोज है, राइट। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैंने ऐसे ही इसको ड्रॉ किया था तो वही ले लेते हैं, या फिर चलो ड्रॉ ही करते हैं, आप छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। लाइन इस तरह से लेते हैं, देन जब भी जो डिस्टेंस हमें ओ से ए बी सी के लिए दिया हुआ है, वो जो डिस्टेंस है वो उनके सेंटर पॉइंट से, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ विड्थ तो है ही से, तो वो जो डिस्टेंस है वो सेंटर पॉइंट से है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ठीक है।
लिख देते हैं ओ, यहाँ पे हो जाएगा ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 मीटर है ओ पॉइंट से ए का डिस्टेंस। देन उसके बाद में सेम ओ पॉइंट से लेकर बी तक का डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 10 मीटर। और देन पॉइंट सी तक डिस्टेंस दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है। तो अभी हमें ना इसमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स हैं, तो इनका कुछ ना कुछ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे निकालते हैं? देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 6 मीटर। यहाँ तक 10 है और यहाँ तक 4 है, ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। सेम यहाँ से यहाँ तक भी 6 मीटर हो जाएगा। तो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है दो सैंपल्स के बीच में, वो होता है उनके बीच का मिड पॉइंट, राइट। तो उसको इस तरह से देख सकते हैं, इसे यहाँ तक ले लो, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर ए होगा वो हो जाएगा, क्योंकि ए जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 + 6/2 करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 4 + 6/2 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए आ जाएगा 4 हो जाएगा 4 + 3, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए हम जो इसकी डिस्टेंस दिया हुआ है रेफरेंस पॉइंट से उसे डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 मीटर। अब पॉइंट बी के लिए एक बार देख लेते हैं। पॉइंट बी के लिए एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा ये वाला, ठीक है। ये होगा, मैं बता देती हूँ, दिस मच, एंड इधर भी सेम डिस्टेंस जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ पे भी 3 मीटर है। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर बी कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 मीटर। देन फॉर पॉइंट सी देख लेते हैं। पॉइंट सी के लिए सेम, क्योंकि ये एंड पॉइंट है तो हम दोनों तरफ का कंसिडर करेंगे। जैसे ये यहाँ तक ख़त्म नहीं हो रहा है, इसको हम यहाँ तक आगे तक कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो एरिया फॉर सैंपल सी हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये भी सेम है, 3 + 3 6 मीटर। सो यहाँ तो कोई डाउट है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में? यार वो कैलकुलेशन आप देख सकते हो, कैलकुलेशन में कुछ इतना इशू नहीं है, वो हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम ग्रेड देख लेते हैं। ग्रेड वैल्यू फॉर सैंपल ए हो जाएगा, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 21 है, ठीक है। और इनका विड्थ भी दिया हुआ है, कितना है, 2.6, 3 मीटर और 2 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल टू समीशन ऑफ ग्रेड ऑफ ए, width of A and area of influence of A, ठीक है। I इज इक्वल टू A टू C, और यहाँ पे समीशन हो जाएगा सेम, एरिया है यहाँ पे, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। I इज इक्वल टू A टू C। सो इसे देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 2.6 इंटू 16 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 25 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 21 इंटू 6, डिवाइड कर देंगे इसको। सेम 2.6 इंटू 7
प्लस 3 into 6 प्लस 2 into 6। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। सो अपर वैल्यू आ रही है यहाँ पे 993.2 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2.6 into 7। यहाँ पे आ रहा है 48.2। यार मेरी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है, मेरा आंसर्स गलत ही आ रहे हैं अभी तो। मेरा आंसर आ रहा है 20.6। ठीक है, 20.61 लिख देते हैं परसेंटेज। यस। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये सॉल्व किया हुआ लग रहा है मुझे। हाँ, तो इसमें बोला है फाइंड आउट द रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस फॉर सी चैनल। If in a channel sampling, four channels are A, B, C, D are created, where A is 2 meter away and B, C and D are 6, 8 and 12 meter away. So एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, एक बार इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। 4.C। फिर इसका एक शॉर्टकट है वो भी बताती हूँ। और यहाँ पे रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस पूछा है। ठीक है, नहीं 4 नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस है ना 2 मीटर, यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस है, मतलब बी से सी के बीच का डिस्टेंस है। देन सी और डी के बीच में है 4 मीटर, इस तरह से डिस्टेंस है। ठीक है, अब सोचो। हाँ, सो राइट, इसका आंसर 3 मीटर है। कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक, मतलब बेसिकली दो सैंपल्स के बीच में हमें मिड पॉइंट ढूंढना है, और लाइक 1 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर है, टोटल 3 मीटर ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? दोनों सैंपल्स से एडजेसेंट जो भी डिस्टेंस है, जैसे इधर 2 है, यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट 3 मीटर आंसर आ जाता है। और नहीं तो विजुअलाइजेशन से करना है वो बेस्ट है, वैसे कर लो। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In a sampling, if we have taken cross section of 4 borehole and recovered the ore grades 38, 36, 31, 35 for average length of 6, 8, 10 and 21, find the mean grade value. ठीक है, सो ये सेम क्वेश्चन है जो भी हमने किया था। जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे हमें ग्रेड वैल्यू इनटू एट्रीब्यूट डिवाइड बाय एट्रीब्यूट। ठीक है, अब एट्रीब्यूट की जगह पे डिस्टेंस भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है और एरिया भी हो सकता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला इसमें लगाना है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ही कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं लिखूंगी नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से। सो आप लोग अगर बता पाओ तो इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 34.6 के अप्रोक्स। ठीक है, इसका आया क्या? हाँ, 34.6 के, ये आ रहा है।
आपका थोड़ा गलत है दिनेश, 34.68 आ रहा है, तो हो सकता है कहीं पे गलती किया हो। ठीक है, पर अप्रोक्सीमेटली अगर पूछेंगे जैसे इसमें पूछा कैसे है वो देखना है ना। अच्छा, परसेंटेज में पूछा है तो 2 डेसिमल तक लिखना होगा, तो थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। रिसोर्स और रिजर्व के बारे में इसने बताया है, ठीक है। तो रिसोर्स होते हैं हमारे 3 तरह से। इन्फर्ड होते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इस पे ही देखते हैं, डायरेक्ट छोड़ो। रिसोर्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं इन्फर्ड, इंडिकेटेड और मेजर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब हम कितना अच्छे से बता सकते हैं कि इस एरिया में माइनिंग हो सकती है नहीं हो सकती, यहाँ पे किस ग्रेड का ओर मिलेगा। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो मेजर्ड में ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमारे रिजर्व जो है वो 2 तरह से होते हैं। एक होते हैं प्रोबेबल, मतलब जहाँ पे अभी नीड है हमें मोर एक्सप्लोरेशन की, ठीक है। और दूसरा होता है प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एस्टिमेट हो चुका है, रिजर्व एस्टिमेट हो चुका है, तो ये ज़्यादा मतलब एक तरह से मतलब कोटेशन वगैरह इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इंडिकेटेड होता है वो होता है प्रोबेबल टाइप। जो मेजर्ड होता है, जो रिसोर्स मेजर करे जा चुके हैं, तो उनमें अगर अभी और एक्सप्लोरेशन नीडेड है तो प्रोबेबल भी हो सकता है और प्रूफ्ड भी हो सकता है, ठीक है। इन्फर्ड को जनरली रिजर्व नहीं माना जाता है, ठीक है, पर कहीं कहीं पे इसे बोलते हैं कि इसे भी प्रोबेबल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक बार चेक करते हैं कि कौन कौन सा है। तो रिसोर्स कैन बी इन्फर्ड, इंडिकेटेड एंड मेजर्ड, तो हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में लिखा है इन्फर्ड रिसोर्स कैन बी प्रोबेबल रिजर्व, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अ, इसमें ना मतलब ये इसे रिजर्व मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, इंडिकेटेड रिसोर्स कैन बी ओनली प्रोबेबल रिजर्व, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इंडिकेटेड और मेजर्ड, इंडिकेटेड एंड जो मेजर्ड है, दोनों प्रोबेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओनली यूज किया है इस वजह से ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। और मेजर्ड रिसोर्स कैन बी प्रूवन एंड प्रोबेबल, यस, तो ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर अ 70 मिलियन टन ऑफ जियोलॉजिकल रिजर्व ड्यू टू सम जियोलॉजिकल फैक्टर्स वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट 5 million ton. If the production is planned 3,000 tons per day and assuming the 350 days in a year, life of mine क्या होगा? लाइफ ऑफ माइन बेसिकली होता है कि हम कितने ईयर्स में, कितने टाइम में वो रिसोर्स को कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो हमारा होता है लाइफ ऑफ माइन, ठीक है। इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि वापस बैक फिलिंग करना होता है, उनको रीस्टोर करना होता है वेजिटेशंस को, पर इसमें इतना कुछ दिया नहीं है, तो नॉर्मल सही है। तो देखो हमारे पास टोटल कितना है, 70 मिलियन है, ठीक है। ये हमारे पास में टोटल है, और इसने बोला है 5 मिलियन टन जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो टोटल अब कितना बचा, 65, ठीक है। सो ये इक्वल हो जाएगा 3,000 टन पर डे हम निकाल रहे हैं, 350 डेज इन अ ईयर, और मान लो हम वाई ईयर्स तक माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई इज द लाइफ ऑफ माइन। सो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65 × 10⁻6 डिवाइड बाय 3 × 35 × 10⁻4, तो ये हमारे पास में जाएगा 6500 डिवाइड बाय किसको कितना हो जाएगा, ये 108, नहीं ठीक है, 15 और 105, ठीक है।
तो यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये अराउंड आ रहा है 61.9, ठीक है। तो टोटल इतने ईयर्स है हमारा लाइफ ऑफ माइन। अब यहाँ पे अगर मान लो ऑप्शंस में आपको पूछ ले कि कितने ईयर्स प्लस मंथ में पूछा हो, लाइक 61 ईयर प्लस 10 मंथ्स प्लस 11 मंथ्स, इस तरह से पूछा हो, तो उसे कैसे करेंगे। तो देखो, फॉर 1 ईयर वी हैव 12 मंथ्स, तो फॉर पॉइंट 9 ईयर वी विल हैव 0.9 इंटू 12 डिवाइड बाई 1। सो यहाँ से ये आ जाएगा 10.8 मंथ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली से हम आंसर बोल सकते हैं 61 ईयर्स एंड 11 मंथ। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, 61.9, यस, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे सेमी वेरियोग्राम के क्वेश्चन हैं, तो चलो देख लेते हैं। इफ वी हैव grade value of 5 borehole which are separated by a distance of 400 meter from each other, find the geostatistical variance for 800 meter of lake distance। ठीक है, तो इसने ये बोला है कि हमारे पास में 4 सैंपल है, ठीक है, और वो 400 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। G1, G2, G3 एंड G4, और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर का है। तो अब वो बोल रहा है कि अगर 800 मीटर डिस्टेंस होता तो क्या हमारा वेरिएंस होगा। तो यहाँ पे देखो, 800 डिस्टेंस पे एक तो हमारे पास में ये हो सकता है G1 G3 पेयर हो सकता है, और एक पेयर हो सकता है G2 एंड G4, राइट। हमारे पास दो ही पेयर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था सेमी वेरियोग्राम का, गामा एच इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ एम इंटू एच, और जी आई माइनस जी जे का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे सम होता है, बेसिकली डिफरेंट जितने भी पेयर है ना उनका सम होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 2, नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। कैसे हो गए, एक तो G1 एंड G3 है जो 800 मीटर पर है, और G2 एंड G4 है जो 800 मीटर पर है। तो हमें बस इनका डिफरेंस का स्क्वायर निकालना है और उनका सम करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ पेयर हो गए 2, ठीक है। अब G1 और इनकी वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या है, वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 38, 35, 32 एंड 30, ठीक है। हमारे पास में है 38 और क्या था 35, राइट। तो अब इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 4। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ रहा है 61/4, 15.25, आई गेस, एक बार देख लेती हूँ। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। सो बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, एक बार वापस बता देती हूँ। अगर हमारे पास में बोरहोल्स थे, 5 बोरहोल थे, 38, 35, 32, 30% पे, यहाँ पे 4 होगा आई गेस, 4 है, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम ईच अदर। वो चारों जो बोरहोल थे वो 400 मीटर की डिस्टेंस पे थे। फाइंड द जियोस्टेटिस्टिकल वेरिएंस फॉर 800 मीटर। तो हमें वेरिएंस निकालना था फॉर 800 मीटर। तो हमने सिंपली क्या किया यहाँ पे, हमने फाइंड किया कि कितने पेयर्स बन सकते हैं जो 800 मीटर की डिस्टेंस पर है, और उसके बाद में अ, उनके उनके डिफरेंस उनका डिफरेंस पे स्क्वायर किया और उसको सम कर दिया, राइट।
तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15.25। तो इससे एक इम्पोर्टेंट बात पता चल रही है कि अगर लेग डिस्टेंस आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपका वेरिएंस जो है ना वो कम हो रहा है, वेरिएंस जो है ज़्यादा हो रहा है, सॉरी वेरिएंस जो है वो बढ़ रहा है। अभी देखो 15% का डिफरेंस इनमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियोग्राम इज ग्राफ बिटवीन। तो वेरियोग्राम जो ग्राफ होता है वो सेमी वेरियोग्राम और लेग डिस्टेंस के बीच में होता है। ठीक है, वेरिएंस एंड लेग डिस्टेंस नहीं। अ, इसके बाद में जियो, यस ये वाला भी आंसर है। रेंज ऑफ वेरिएंस होता है कि वो इस पॉइंट्स के बाद में अगर ऐसे जा रहा है तो कहाँ पे वो एकदम मतलब कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, इसे हम रेंज ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। यहाँ से ये जो पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे 300 आ गया मान लो, तो इसे हम रेंज ऑफ वेरिएंस बोल देते हैं। तो उसके बीच में ये ग्राफ नहीं होता है। ठीक है, तो सेमी वेरियोग्राम और लेग डिस्टेंस और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द if the variance of some explode borehole are 40%, leg distance 400 meter, find the geostatistical variance for same leg distance। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरिएंस दिया हुआ है, लेग डिस्टेंस दिया हुआ है 400 मीटर। तो हमसे पूछा है जियो, मतलब सेमी वेरिएंस हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा गामा एच इज इक्वल टू सिग्मा एच डिवाइड बाई टू। यहाँ पे हो जाएगा 40 डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा 20%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे किया है, बेसिकली जो वेरिएंस हमसे पूछा है गामा एच, वो स्टेटिस्टिकल वेरिएंस के मतलब का हाफ होता है। 44 एक सेकेंड। हाँ, तो इसमें इसने 44 क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ। इसमें इसने क्या बोला है, एक बार वो देखो। 4 सैंपल है। ठीक है, और वो 400 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब 400 मीटर डिस्टेंस पे 4 सैंपल ही है। ठीक है, उनका ग्रेड हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे G1 G2 G3 G4 मैंने लिख दिया है। अब वो बोल रहा है कि अगर 800 मीटर डिस्टेंस है तो आपका वेरिएंस क्या होगा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसे आप याद रख लो बस। 1 अपॉन 2 इंटू एम और एम ऑफ एच, मतलब कि नंबर ऑफ सैंपल्स पेयर्स कितने हुए हैं वो है ये। और डिवाइड बाय जी आई माइनस जी जे का स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन मुझे नहीं आता है, पर मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस में ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। अभी ये फॉर्मूला है, इसे याद रख सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ढूंढना है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे G5 हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता 400 अगेन। तो हमारे पास एक सैंपल और आ जाता, कौन सा आता, G3 और G5 भी आ जाता। अभी हमारे पास में क्या है,
G1 एंड G3 एक सैंपल है जो 800 मीटर डिस्टेंस पर है, G2 एंड G4 एक सैंपल है जो 800 मीटर डिस्टेंस पर है, फिर एक सैंपल और आ जाता है G3 एंड G5। तो हम यहाँ पे फिर उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर तीन पेयर बनते हैं तो एम ऑफ एच की वैल्यू जो है वो हो जाती है हमारे पास में 3। इसे हम एम ऑफ 2H भी लिखते हैं, जैसे कि एच हमारे पास में कितना है 400, ठीक है। तो एट एम ऑफ 800 कितना होगा, जैसे कि एम ऑफ 400 होता है, यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। एम ऑफ 800 हमारे पास में हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 है यहाँ पे, सॉरी ये 4 है, 4 है। और एम ऑफ, अगर मैं बोल दूँ 1200 कितना होगा, तो ये क्या है, एम इंटू 3 इंटू एच। एच कितना है यहाँ पे, एच हमारे पास में 400 है। और इसका जो आंसर होगा कि 1200 मीटर डिस्टेंस पर कितने सैंपल है, तो यहाँ पे आपको एक ही सैंपल मिलेगा G1 एंड G4। तो इसका एम की वैल्यू हो जाएगी 1 यहाँ पे। तो आपको फिर G4 और G1 का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करके यहाँ पे ये फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था, ये वाला डिस्कस हुआ है क्या, नहीं, हाँ, तो यहाँ से करते हैं। हाँ, अगर 3 सैंपल है तो G1 माइनस G3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 800 डिस्टेंस पे वही बचा है हमारे पास में। तो बस वो देखना है कि जो डिस्टेंस है वो मतलब कितने सैंपल से जो सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो 100 मीटर होता तो ज़ीरो हो जाता, क्यों होता, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ही हमारी 400 मीटर है, राइट। तो 100 अगर होता तो ज़ीरो हो जाता, इस तरह से। पर 100 आता नहीं है, वो उसके मल्टीपल्स में ही आता है, 800, 1200, 1600, इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फॉर अ सेमी वेरियोग्राम मॉडल सिल इफेक्ट इज 60%, for a 300 meter of leg distance and budget is 25, then find the structural variance at 400 meter। तो ये बहुत ही इजी सा सवाल है, बस आपको जो वैल्यूज बोली है, जैसे सिल बोला है, नजेट बोला है, तो इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसको हम सिंपली कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, यहाँ पे है लेग डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा है सेमी वेरियोग्राम, सेमी वेरिएंस, ठीक है। अब लेग डिस्टेंस को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है ए। ए क्या होता है, ए होता है मतलब जहाँ तक जो ग्राफ है वो लीनियर है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आफ्टर विच वेरिएंस रिच रिच टू द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर लीनियर के लिए मैं बताऊं तो इस तरह से ग्राफ होगा, ठीक है। और एक ये होता है, मतलब किसी भी वेरिएंस की एक मिनिमम वैल्यू होती है, उसे हम बोलते हैं नजेट वैल्यू। इसे हम ये होता है जब एच टेंड्स टू जीरो होता है तो गामा एच की एक वैल्यू होती है, इसे हम सी नोट, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सी नोट भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये इसे हम बोलते हैं सिल वैल्यू। सिल को ऐसे मान लो स्टिल होता है, स्टिल मतलब एकदम स्थिर हो गया हो, तो वो जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है 8 पॉइंट के बाद में। पर ये जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे जो है डिफरेंस अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, तो ये जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अ, इसे हम लिखेंगे वेरिएंस माइनस नजेट इज इक्वल टू स्ट्रक्चरल कोवेरियंस,
ठीक है। तो ये जो बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कोवेरिएंस। और ये जो है लेग डिस्टेंस के बाद में, मतलब रेंज जो हमारी, मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में 300 दिया हुआ है, तो इसके बाद में ये कांस्टेंट हो जाती है। तब क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। वो बोल रहे हैं कि सेल इफेक्ट जो है वो 60 है फॉर अ 300 मीटर ऑफ लेग डिस्टेंस एंड नजेट इफेक्ट इज 25 है। फाइंड द स्ट्रक्चरल वेरिएंस एट 400 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो ये बोला है ना 300 मीटर और सेल इफेक्ट जो है, ठीक है, इसको इस तरह से समझो कि एच इज इक्वल टू 300 मीटर पर मैक्सिमम वैल्यू मिल गया है वेरिएंस का और वो है 60। ठीक है। और उस टाइम पर जो नजेट है, नजेट तो कांस्टेंट है क्योंकि एच टेंड्स टू 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो ये जो है वो हमारे पास में है 25। ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना हुआ? इनका डिफरेंस यहाँ पे देखो, ये जो ये पॉइंट है, ए पॉइंट जो है, यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू है हमारी 60, ये जो है ये 25 है। ठीक है। तो इनका डिफरेंस जाएगा 35, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएंस इज इक्वल टू 60 माइनस 25 दैट इज 35। अब इससे आगे आप कहीं भी पॉइंट पे चले जाओ, एच इज इक्वल टू 1000 ले लो, 10,000 ले लो, वो सेम ही रहने वाला है क्योंकि ये जो 300 है इसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई है। तो हमें जो वैल्यू दिया था वो यहाँ पे दिया था, ये 25 है ही सही, तो इनका डिफरेंस हो गया 35। तो यहाँ से आगे आप जाओगे तो 35 ही मिलेगा। तब क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्ट्रक्चरल वेरिएंस कितना होगा, राइट। तो 400 मीटर 300 से आगे, तो इसका आंसर सेम होगा जो 300 पर था, क्योंकि 300 के बाद आप 301 पे जाओ या 310 पे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 35%। ये वाला क्वेश्चन स्किप हो गया है तो मुझे पता नहीं था क्या। नेक्स्ट पे आते हैं। 49 द मिनिमम वेरिएबिलिटी एट एच टेंड्स टू 0 विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट विच रिमेन्स थ्रू आउट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? अगर आप लोगों को भी समझ में आया मैंने जो बताया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नजेट होगा या सेल होगा या स्ट्रक्चरल होगा? और अभी मैंने बताया आप लोगों को कि स्ट्रक्चरल इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड नजेट। सेल वैल्यू होता है जो मैक्सिमम अटेंड करने के बाद में आता है, और नजेट वैल्यू जो होता है वो एच टेंड्स टू 0 पे होता है। तो ये जो पूछ रहा है मिनिमम वेरिएबिलिटी, ये होगा हमारा नजेट इफेक्ट। ठीक है, राइट। देन आता है द वेरिएंस चेंजेस विद लेग डिस्टेंस एंड रिमेन कांस्टेंट आफ्टर रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस। जो 300 हमारी उस क्वेश्चन में था ना कि उसके बाद में वो कांस्टेंट हो गया था, उसे रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो अभी बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 50 का? द वेरिएंस, इसमें ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है ये वाला है चायोटिक वेरिएंस। ये नजेट का ही दूसरा नाम है, इसको नजेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब आप लोग बताओ, ये तीन ही ऑप्शन है, क्या आंसर होना चाहिए 50 का? नहीं, हाँ सॉरी, वेरिएंस चेंज बोला है ना, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रक्चरल वेरिएंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 0 टू, हाँ अब यहाँ पे देखो ए जो है वो क्या है? रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है। इसे रेंज ऑफ वेरिएंस भी बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम है, इनको ध्यान में रख लो। ठीक है। चूज ऑप्शन फॉर टोटल सेमी वेरियोग्राम फॉर लीनियर मॉडल। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो ग्राफ है फॉर दिस रेंज, ठीक है, इसके आगे का नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ तक के लिए
यहाँ पे हमारा सी नोट हो जाता है, यहाँ पे C1 है, ठीक है। C1 में बोल रही हूँ सिल वैल्यू को, ठीक है। C1 यहाँ पे क्या है, सिल वैल्यू है। सी नोट हमारा क्या है, नजेट है, ठीक है। और इस एट अ पॉइंट पे अगर हम बोले कि डिस्टेंस कितना है तो उसे हम बोल देते हैं h, ठीक है। तो अब सोचो कि क्या हो सकता है। तो अगर आप इसको ऐसे भी देखोगे ना कि h टेंड्स टू जीरो पे क्या वैल्यू आना चाहिए, अगर h अगर टेंड्स टू जीरो है और इनमें से कोई इक्वेशन इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए सी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे तो h है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे बता रहा है कि जीरो है, तो थ्रू आउट द जीरो टू ए ये जीरो नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है ये वाला, इसमें बोल रहा है एच टेंड्स टू जीरो पे, ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया, एकदम ही गलत है ये। इसमें बेसिकली आंसर जाएगा सी नॉट प्लस सी वन हो जाएगा, क्योंकि रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस के बाद में अगर वो इन्फिनिटी में जाता है तभी वो सी नॉट प्लस सी वन ही रहने वाला है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो एच टेंड्स टू जीरो, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, सी नॉट, मतलब नजेट वैल्यू। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना लीनियर मॉडल होता है और स्पेरिकल मॉडल होता है, दो मॉडल होते हैं। रेंज ऑफ सॉरी सेमी वेरियोग्राम में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव होता है लीनियर के लिए, फिर इसके अलावा पार्शियल इस तरह से कुछ होता है, मुझे याद नहीं है तीनों नाम, पर वो स्फेरिकल के लिए होता है। तो अभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थर्ड ऑप्शन राइट। लेग डिस्टेंस और रेंज में कंफ्यूजन हो जाता है। लेग डिस्टेंस हाँ वो थोड़ा सा है, पर लेग डिस्टेंस बेसिकली एच एच है, एच मान लो। और रेंज बेसिकली हमारा है कि वो पॉइंट जो आफ्टर विच मैक्सिमम वैल्यू इज अटेंड। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ पे जो ए है वो हमारा रेंज है, और एच जो है वो वेरी कर रहा है, तो ये हमारा लेग डिस्टेंस है, ठीक है। और सेल वैल्यू जो है वो अगर, ठीक है, सेल वैल्यू इसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर अ लीनियर सेमी वेरियोग्राम मॉडल इफ chaotic वेरिएंस इज 20%, स्ट्रक्चरल वेरिएंस इज 30%। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो इफ सेल इफेक्ट इज 30, फाइंड द लेग डिस्टेंस फॉर गिवन स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस। तो लेग डिस्टेंस हमारा होता है एच, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ढंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ये जो है इसे हम नजेट ही बोल देते हैं, ठीक है। तो सी नोट की वैल्यू हमारे पास में कितना है, 20। स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस हमारे पास में कितना है, 30। और लीनियर मॉडल है, ठीक है। ये हमेशा पढ़ना कि यहाँ पे लीनियर है या स्फेरिकल है, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं सी ऑफ एच बाई ए। और सेल इफेक्ट हमारे पास में दिया हुआ है 80, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है गामा ऑफ एच इज इक्वल टू सी नोट प्लस सी वन अपॉन एच अपॉन ए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सी नोट हमारे पास में है 20, ये हमें दिया हुआ है 30, यहाँ पे एच एच हमें फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। लेग डिस्टेंस बेसिकली एच है। और ये जो पूछ रहा है ना, ये अगर ग्राफिकली मैं बताती हूँ इसको कैसे होता है, अभी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 300, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेल वैल्यू दिया हुआ है 80, ठीक है। तो 80 माइनस 20 60/30 हो गया 2, ठीक है। गलत तो नहीं किया, हाँ सही है। तो एच अपॉन 300, नहीं ये गलत है, एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ठीक है। वापस से देखते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। सो मैंने डायरेक्ट ही 80 लिख दिया था, 80 नहीं आएगा यहाँ पे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। 80 इज द सेल इफेक्ट, पर हमें इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए
मतलब वेरिएंस कितना है, क्योंकि हम तो गामा एच वेरिएंस होता है ना कि सेल इफेक्ट होता है। सो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, फॉर अ लीनियर, ठीक है, तो ये वाला जो रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस दिया हुआ है 300 मीटर, ठीक है, लीनियर मॉडल है, बना दिया। अब बोला है नजर, तो ये वैल्यू कितना है 20, ठीक है। सिल इफेक्ट कितना दिया हुआ है 80%, सिल इफेक्ट कितना है 80। स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस हमें दिया हुआ है 30, ठीक है। तो यहाँ पे तो 30 नहीं आएगा, यहाँ पे तो 60 आएगा। तो स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस जो है वो किसी और डिस्टेंस पे दिया हुआ है, तो ये 30 है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछ रहा है यहाँ पे जो एच है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे 20 है, इनका डिफरेंस 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से करना था, गामा ऑफ एच इज इक्वल टू ई नॉट प्लस सी वन एच बाय ए, ठीक है। तो गामा ऑफ एच हमें कितना दिया हुआ है 50, देन सी नॉट मतलब नेगेटिव वैल्यू या ये हो जाएगा 20 प्लस सी वन हमारे पास में है 60। सी वन बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल वेरिएंस है एट लेग डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा एच अपॉन 300। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 30/60, 50 माइनस 20 30 लिखा है, 60 इधर गया, और एच अपॉन 300। तो बेसिकली एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, एच इज इक्वल टू आ रहा है 150 मीटर। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 150 मीटर पर स्ट्रक्चरल वेरिएंस जो है वो 30 आ रहा है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। हाँ 50 यूज करना था, राइट। ठीक है, अब अगला है फॉर अ स्फेरिकल मॉडल, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला है वो अलग लगेगा, हम इतनी देर से लीनियर इक्वेशन अप्लाई कर रहे थे, पर अब जो है वो फॉर्मूला अलग लगेगा, ठीक है। तो इसमें बोला है फॉर अ स्फेरिकल मॉडल इफ नजेट इफेक्ट इज 5, सिल इफेक्ट इज 30, लेग डिस्टेंस, अच्छा सिल इफेक्ट कब आ रहा है, एट अ लेग डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर, ठीक है। तो फाइंड स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस एट लेग एट 100 मीटर ऑफ लेग डिस्टेंस, ठीक है। सो यहाँ पे C1 हमारे पास में क्या है, स्ट्रक्चरल वेरिएंस होता है, तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है। अब इसमें बोला हुआ है कि सी नोट हमारे पास में है 5%, सिल इफेक्ट वैल्यू हमारे पास में है 30, ठीक है, सिल वैल्यू है हमारे पास में 30। तो स्ट्रक्चरल वेरिएंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%, राइट, इन दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसके बाद में बोला है लेग डिस्टेंस ये है, तो 100 मीटर पर कितना होगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो आई है 300 मीटर पर, आपको फाइंड करना है 100 मीटर पर कितना होगा, मतलब कि कुछ इस तरह से होगा ये। अभी मैंने लीनियर बनाया है पर वो लीनियर है नहीं, यहाँ पे स्फेरिकल है वो कुछ, ठीक है। तो समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया 300, यहाँ पे हो गया 100, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरल वेरिएंस कितना होगा, लीनियर नहीं है तो हम लीनियर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रक्चरल वेरिएंस का C1 3/2 एच अपॉन ए माइनस 1/2 एच अपॉन ए का होल क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। ए क्या है, ए यहाँ पर है 300 मीटर, क्योंकि सिल वैल्यू हमारी 300 मीटर पर ही आती है, ठीक है। एच हमारे पास में क्या है, एच है हमारे पास में लेग डिस्टेंस, ठीक है। सो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। और C1 क्या है, अच्छा C1 आप लोगों को समझ, C1 देखो, C1 जब आता है, जब वो कांस्टेंट हो जाता है बाद में, मतलब सिल वैल्यू पर जो आया ना, मतलब जो 300 पर स्ट्रक्चरल वेरिएंस आया,
उसी को हम C1 बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 25। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल वेरिएंस का। इसको लिख देते हैं। C1 कितना हो जाएगा, इसे लिख देते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएंस एट H। तो यहाँ पे C1 है हमारे पास में 25, 3/2, H हमें दिया हुआ है 100 डिवाइड बाय A, वो दिया हुआ है 300। ठीक है, तो ये 1/3 का रेशियो बन रहा है, राइट। माइनस ये 1/3 का होल क्यूब। इसे बताइए आप लोग कितना आ रहा है आप लोगों का सोल्व करके। मैं भी कर ही रही हूँ, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 12.037। तो अगर क्वेश्चन में अगर 2 डेसिमल तक पूछा है तो इसको आप 12.04 लिख सकते हो। मैंने डायरेक्ट इसे कंपेयर किया है स्ट्रक्चरल वेरिएंस से, इसलिए यहाँ पे सी नोट नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? C1 प्लस सी नोट इज इक्वल टू 80। नहीं, ऐसे नहीं होता है। C1 स्ट्रक्चरल वेरिएंस होता है, तो C1 प्लस सी नोट नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप? C1 जो है स्ट्रक्चरल वेरिएंस है, सी नोट हमारा है 20, ठीक है, H/300। अब यहाँ पे इसने बोला था कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल वेरिएंस की जो वैल्यू है वो है 30। तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे 20 है, तो 30 मीटर और अपन ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है गामा ऑफ एच, ये इस लाइन की वैल्यू, इस लाइन की जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे 20 है, प्लस 30 करा, यहाँ पे 50 हो गया। तो 50 इज इक्वल टू 20 प्लस 60 इंटू H/300। 300 क्या है, जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो रहा है, रेंज ऑफ इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, रेंज ऑफ वेरिएंस बोल सकते हैं। ठीक है, और अब ये बोल रहा है कि 30% स्ट्रक्चरल वेरिएंस जहाँ आ रहा है ना, वो वैल्यू बताओ कि एच की वो वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि 30% तो मिनिमम ही है, मतलब 60 से लेसर है, तो वो एच जो है 300 से कम होगा। अगर ऑप्शन होता था यहाँ पे ऐसे भी गेस कर सकते थे कि अगर 300 से कम कुछ दिया है तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो डायरेक्ट हाफ भी हो गया है, पर हमेशा ट्रू नहीं होता ये बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सेमी वेरियोग्राम मॉडल इफ सेल इफेक्ट इज 120%, टोटल वेरिएंस इज 190%, देन ऑन सेम लेग डिस्टेंस फाइंड कोवेरियोग्राम। तो कोवेरियोग्राम बेसिकली इनका डिफरेंस होता है, मतलब कि 120 माइनस 90। कोवेरियोग्राम नया टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है सिल इफेक्ट हमेशा मैक्सिमम है, ठीक है, माइनस टोटल वेरिएंस। ये हमारा होता है कोवेरियोग्राम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वेरिएबिलिटी बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये बेसिकली सेमी वेरियोग्राम है, वो इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर दिस है यहाँ पे। कोवेरियंस इज लेस देन जीरो, लेस ग्रेटर देन जीरो, और दीज आर इंडिपेंडेंट, और कोवेरियंस इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये स्लोप से रिलेटेड है। यहाँ पे जो स्लोप है इसे हम कोवेरियंस बोल रहे हैं। ये जो स्लोप है यहाँ पे इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एच। ठीक है, तो स्लोप का क्या फंडा होता है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कोवेरियंस हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, या फिर से बोलते हैं m इज इक्वल टू ज़ीरो
स्लोप इज एम, राइट। ठीक है, अगर ये इस तरह से है, मतलब अगर हम एच की वैल्यू बढ़ा रहे हैं और वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो कोवेरियंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये डिफरेंट है, मतलब अगर हम एक्स वैल्यू बढ़ा रहे हैं और वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो कोवेरियंस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा पॉजिटिव। स्लोप बेसिकली टेन थीटा की वैल्यू है यहाँ पे। ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, इसका आप टेन थीटा करो तो आपको कुछ नेगेटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में है। और इसे एक तरह से और बोलते हैं कि नेगेटिवली कोरिलेटेड, पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह से है। इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, फॉर एनी सेमी वेरियोग्राम मॉडल एच टेंड्स टू जीरो, वैल्यू इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसका आंसर एक्चुअली सी नॉट होगा। जब भी अ, मतलब गामा एच हमारे पास में कितना हो जाएगा, सी नोट हो जाएगा यहाँ पे। तो कोवेरियंस हमारे पास में हो जाएगा सी वन प्लस सी नोट, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। For question number 57, for linear model, if cell effect is 65 for a leg distance of 200 meter, then find covariance at leg distance of 500 meter. ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा, 65 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो सेल इफेक्ट जब भी आपको दिखे तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही है, और वो बता रहा है 200 मीटर पर है। तो 200 से आगे आप कितना भी चले जाओ, 210 चले जाओ, 205 चले जाओ, वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे है 200। तो अब आप 500 पे जाओगे तभी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगी, राइट। तो ये हो जाएगा 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सेमी वेरियोग्राम मॉडल कोवेरियंस इज 15%। ठीक है, अभी हमसे कोवेरियंस बता दिया है। ठीक है, इन 15% still nugget effect are 20% and 5%, तो फाइंड कोरिलेशन। कोरिलेशन का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, उसे देख लेते हैं। सो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन होता है कोवेरियंस डिवाइड बाय कोवेरियंस इज एच इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, या एच टेंड्स टू जीरो पे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कोवेरियंस एट एच कितना होगा। ये हमें गिवन है, 15% यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू बताओ, ये क्या होगी यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ये 20% होगी या 5% होगी। ये 20 होगा, और कोरिलेशन यहाँ पे आ जाएगा 0.75। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। अभी सेमी वेरियोग्राम खत्म हो गया है। फॉर अ माइन कैपिटल इन्वेस्टेड इन वेरिएबल कॉस्ट आर 2000 रुपीज एंड 40 रुपीज पर टन। If the selling price is 100, then find out the volume of production at break even point. Density given है 1.4। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, फॉर अ माइन कैपिटल, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, उसमें बोला है ब्रेक इवन पॉइंट पर आपको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस से बेटर है, इसे हम इसे दिखाते हैं, सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है, मतलब आपका जो मार्जिन है, मतलब अगर आपने 40 रुपए में माइनिंग कर रहा है, 40 रुपए में आप बेच रहे हो,
तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे बोला है सेलिंग प्राइस हमारे पास में है 100 रुपीज़ पर टन। सो मान लेते हैं कि प्रोडक्शन जो हुआ है वो क्यू हुआ है, क्यू इज द इन टनेज, ठीक है, क्योंकि हमें जो वैल्यूज दिया हुआ है वो टनेज में दिया है। तो ये हो जाएगा 100 × Q इज इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, बेसिकली इन्वेस्टेड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो इन्वेस्टेड तो है 2000, ठीक है। अरे तो ये इधर, ये भी इधर ही आ जाएगा क्योंकि ये भी कॉस्ट ही हो गया, सॉरी। और यहाँ पे 40 आएगा, ये मैंने प्राइस लिख दिया यहाँ पे। और एक सेकेंड, तो वापस लिखते हैं। मैं गलतियाँ कर रही हूँ, ऐसे करना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि प्राइस को कॉस्ट पढ़ना, लाइक कैलकुलेशन गलत करना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो सेलिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट हो जाएगा प्रोडक्शन इंटू 40 रुपीज़। ये वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट, इसको हमें प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना है। और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि आप कितना भी प्रोडक्शन कर लो, ये 2000 ही रहने वाला है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टेड है, मतलब बेसिकली ये प्लांट के लिए या किसी के लिए भी इन्वेस्ट किया है। फिर रेवेन्यू, रेवेन्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ पर टन इनटू प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है, अजम्पशंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखो। पहला अजम्पशन ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेसिंग है वहाँ पे रिकवरी 100% है। मतलब आपने जो, मान लो 100 टन ऑफ ओर अगर आपने प्लांट में भेजा है, तो आपको मतलब 100% ऑफ ओर एक्सट्रैक्ट होके आपको वहाँ पे मिल रहा है। तो ये इसका ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो आप उतना ही बेच रहे हो। उसके अलावा प्रोसेसिंग हो गया, फिर मिलिंग होता है, मिलिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, और बाकी एक्स्ट्रा जो भी कॉस्ट होती है, मतलब रॉयल्टी वगैरह देते हैं, वो सब इसमें कंसीडर नहीं किया है। इसमें सिर्फ कंसीडर किया है सिंपल सा, ठीक है। इसमें कंसीडर किया है कि आपने माइनिंग किया है, आपको 40 रुपये लगे एक टन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और 2000 रुपये आपने अलग से लगाए थे स्टार्टिंग में प्लांट वगैरह इस्टेब्लिश करना था उसके लिए। तो अभी सेलिंग प्राइस आपका है 100 रुपीज़ पर टन, ठीक है। आपने 40 रुपये प्लस 2000 में इसको माइनिंग किया है और 100 रुपये में आपको बेचना है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 100 माइनस को इधर बेच देंगे 40 Q, यहाँ पे जाएगा 2000। तो यहाँ पे जो टनेज है, टनेज कितना आ गया आपका, ठीक है। टनेज आपका यहाँ पे आ जाएगा 2000 डिवाइड बाई 60। मेरी स्क्रीन विजिट है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था अभी। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, क्या हो गया इसको, सॉरी अभी कनेक्शन थोड़ा लॉस्ट हुआ था। कहाँ तक लास्ट समझ में आया था यार, क्योंकि मुझे लग रहा है नेटवर्क की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है। एक बार आप लोग बता दो कि अभी मेरी आवाज़ प्रॉपरली ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है। 59, 59 में करती हूँ ध्रुव, अभी एक बार देख लेते हैं। कहाँ कहाँ तक लास्ट समझ में आया था, एक बार बता दो। हाँ 59 में, 59 पे ही थे, हाँ ठीक है 59 पे ही थे, ठीक। एक बार मैं वापस से बता देती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमें बोला है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट
वो होता है जहाँ पे हमारा रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट जो हमें हो रहा है उसके इक्वल हो जाता है। मतलब कि प्रॉफिट बोल दो या मार्जिन बोल दो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू मार्जिन, ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, सो ये एक हिंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें इसने प्रोडक्शन नहीं बताया है। ठीक है, और एक बात नोटिस कर लो कि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो पर टन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं टोटल प्रोडक्शन कितना है, क्यू। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन है ये। अभी यहाँ पे देखते हैं सेलिंग कॉस्ट, देख लेते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट हमारे पास में है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट है 2000, और उसके अलावा वेरिएबल है 40 रुपीज़ पर टन। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल प्रोडक्शन से। रेवेन्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू है हमारा 100 इंटू टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस तरह से करेंगे, 2000 प्लस 40 इंटू क्यू इज इक्वल टू 100 इंटू क्यू। तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, सिंपली मैंने सब्सटीट्यूट एंड सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, तो ये आ रहा है आपका, कितना आ जाएगा, अराउंड 333 के ऐसा आएगा, 33.33 टन आएगा। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन है उसमें वॉल्यूम पूछा है, तो 33.33 हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर होगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, टनेज डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 1.4। सो ये आपका आ रहा है 23.81। सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है, फॉर अ प्रोजेक्ट ब्रेक इवन प्राइस दिया हुआ है 80,000, फाइंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 1,20,000 रुपीज़ ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो उसने सिंपल सा बोला है कि आपका जो आपका प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 80,000 है, उस पे ब्रेक इवन होता है, मतलब इस पे जो है मार्जिन कितना है आपका, ज़ीरो है, राइट। सो वो बोल रहा है कि अगर प्राइस आपका 1,20,000 है, तो सेफ्टी मार्जिन कितना होगा। तो सेफ्टी मार्जिन बेसिकली होता है जो ब्रेक इवन पॉइंट पर जो प्राइस है उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो जो एक्चुअल प्राइस है उसमें से, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 40,000। ठीक है, ये आपका मार्जिन हो गया। क्योंकि इसे ऐसे भी देख सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्राइस इक्वल टू कॉस्ट होता है, तो हमारी कॉस्ट जो है वो भी 80,000 है। ठीक है, तो मार्जिन हमारे पास में कितना हो जाएगा, अ, ये हमारा अभी करंट प्राइस है माइनस कॉस्ट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो एज पर द ए बी सी माइंस लोकेशन ऑन अ लीनियर मॉडल, फाइंड द सुटेबल लोकेशन ऑफ प्लांट। तो इसमें हम बोला है पॉइंट बी से इसको देखना है। ठीक है, और ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। इसको कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम पॉइंट बी बोला है ना, तो इसके दो मेथड है, मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ। यहाँ पे है पॉइंट बी और यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट सी। तो अगर बी को रेफरेंस पॉइंट माना है तो इसको हम बोलते हैं ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो से अपन लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, और पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो +3। तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इनकी कैपेसिटी दिया हुआ है, 1 मिलियन टन है, 2 मिलियन टन है और 4 मिलियन टन है। तो इसको करना क्या है, सुटेबल लोकेशन फॉर प्लांट हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू डिस्टेंस जो कि 0 हो गया है, प्लस 4 इंटू 3।
ठीक है, तो ये आ रहा है 11, 11 10। ठीक है, टन नहीं है, सॉरी, टन इंटू डिस्टेंस है यहाँ पे, तो 11 लिखते हैं, अब इसको यूनिट नहीं लिख रही हूँ। सो अब मान लो एक्स डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, और इनको जोड़ दो, टोटल प्रोडक्शन कितना है, 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से हो जाएगा 11/7, तो हो जाएगा 1 ठीक है, तो बी से ये पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे जो प्लांट है उसका लोकेशन होगा बी से 1.57 मीटर पर। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, इसमें क्या करा मैंने, बी को डायरेक्ट बोल दिया कि उसकी डिस्टेंस तो 0 है, और बी से जो लेफ्ट साइड पर है, जो रेफरेंस है उससे लेफ्ट साइड पर है, वो -1 किलोमीटर पर है। ठीक है, यहाँ पे +3 किलोमीटर पर है पॉइंट सी। तो इसमें मैंने सबसे पहले इसे कैलकुलेट किया, 1 इंटू -1, 2 इंटू 0, 4 इंटू 3, 4 यहाँ पे क्या है, सी की कैपेसिटी है। ठीक है, और फिर इसको इक्वल कर दिया टोटल कैपेसिटी इंटू डिस्टेंस। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 इंटू -1 +2 इंटू 0 +4 इंटू 3 डिवाइड बाय 7, टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ से भी सेम ही आएगा 1.57। इसे आप ऐसे कर सकते हो, और नहीं तो एक और ऑप्शन होता है कि आप ना बी से मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे प्लांट है, और फिर सबसे उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करके वहाँ से कर लो, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, 1-2 लाइन ज़्यादा होती है। एप्टीट्यूड के लिए मैंने जो गेट के क्वेश्चंस आए थे ना माइनिंग वाले पेपर के, वही सॉल्व किए थे। और अगर बुक रेफर करनी है तो ऑनलाइन मतलब ऐसे मिल जाता है, रीजनिंग के अलग से क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा इतना टफ आता नहीं है एप्टीट्यूड। मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैंने बस लेक्चर्स में जो करवाया था वो देखा था, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उन पर प्रैक्टिस कर लिया था। यहाँ तक क्लियर है। इसका एक और मेथड है, वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से भी करते हैं अगर थियोरेटिकल जाएंगे तो। ये इसको इससे बोलते हैं बैलेंसिंग लोड। ठीक है, वापस लिखेंगे यार, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। बैलेंसिंग लोड इनटू डिस्टेंस इसका समीशन करना है, इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी। तो सेम ही है, मतलब एक्स डिस्टेंस एज्यूम किया था, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया लोड, मतलब वही सिंपल ए और बी के लिए जो भी डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लो, सेम ही आएगा आंसर इसका यहाँ से। और नहीं तो एक्स डिस्टेंस मान के भी कर सकते हैं, जैसे मान लो बी से एक्स डिस्टेंस है, तो भी सबकी डिस्टेंस देख लो, ए से कितना डिस्टेंस पे, इसको बोल दो पी से प्लांट, तो ये हो जाएगा 1 + x/1 प्लस बी से एक्स डिस्टेंस पर है। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट, इस डायरेक्शन में है प्लांट से, ये दोनों अलग डायरेक्शन में थे, तो इसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ, राइट हैंड साइड पे, तो टोटल ये हो जाएगा 3 - x। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया ना, 3 - x इंटू 4, तो इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ होल रोड क्या होता है, उसे हम बोलते हैं वेदरिंग बोलते हैं, क्या नाम था उसका, वियरिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन विजिबल नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन होना चाहिए वियरिंग सरफेस का। सो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ होल रोड क्या होता है, वियरिंग सरफेस। तो सबसे पहले हमारी होती है वियरिंग सरफेस, उसके बाद में हमारा होता है बेस बेस कोर्स, मतलब बेसिकली ये, मतलब उसके
रोड की स्टेबिलिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में होता है सब बेस, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद में होता है ग्रेड, ठीक है, सब ग्रेड बोलते हैं इसको। ठीक है, वेयरिंग कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मतलब टायर जो होता है ना, टायर की लाइफ को इंक्रीज कर देता है। इसे अगर सही तरह से बनाएंगे, जैसे अगर रास्ता थोड़ा ऐसे इवन सा होता है, सीधा सीधा अच्छा होता है, तो उस पर टायर ज़्यादा कम मतलब ऐसे ख़राब होते हैं, फ्रिक्शन कम होता है उस पर। ठीक है, ट्रैक्शन वगैरह जो होता है, अब्रेशन वगैरह बोलते हैं, वो थोड़ा कम होता है, तो टायर की लाइफ इंक्रीज हो जाती है इससे। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोलिक माइनिंग इन कोल माइनिंग। ठीक है, सो इट रिक्वायर अ ग्रेडियंट ऑफ 70 डिग्री फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, ये अराउंड 4 to 7 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। वाटर प्रेशर फ्रॉम फॉर ब्रेकिंग कोल इज 5 to 10। अब ये तो याद नहीं है, मतलब हो सकता है याद हो, अच्छी बात है। अगला देखते हैं, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू थिक कोल सीम। नहीं, कल हमने इसको देखा था, इसी पेपर में देखा था कि ये मॉडरेट तक हो जाता है, थिक सीम तक। ठीक है, ये काम करता है, तो ये भी गलत है। द प्रोडक्टिविटी इज लोअर देन कन्वेंशनल मेथड। नहीं, इसकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ट्रू कौन सा हो गया, वाटर प्रेशर हो गया। तो ये याद रख लो, 5 to 10 होता है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 to 7, कल अपने देखा था 1:3 रेशियो करके कुछ देखा था, तो वही है ये। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लोजिव से रिलेटेड, तो विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव इज यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइनिंग टू अवॉइड इग्निशन ऑफ फायर डिम। सबसे पहले तो आप लोग बताओ फायर। हाँ, मतलब ये जो मैंने बताया था क्वेश्चन, उसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे बी को अगर आप ओरिजिन मान लोगे, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगा जो भी डिस्टेंस है, और राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप उस लाइन पर एक प्लांट पॉइंट बना रहे हो, पी पॉइंट बना रहे हो, और बी से उसकी डिस्टेंस एक्स मान रहे हो, तो जो पॉइंट है पी प्लांट, उससे लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस है, उसे आप अगर नेगेटिव मान रहे हो, तो राइट साइड वालों को पॉजिटिव मानोगे। इस तरह से आपको करना होता है। मतलब कि प्लांट के लेफ्ट साइड वाले एक तरफ रहेंगे और राइट साइड वाले एक तरफ रहेंगे। अभी इसका आंसर बताओ, फायर डैम्प क्या होता है। हाँ, राइट। तो कोल माइंस में फायर डैम्प जो होता है, वो बेसिकली मीथेन एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव यूज। वैसे तो सिंपल सी बात है, परमिटेड टाइप ही यूज़ करने होते हैं, पर क्यों करने होते हैं वो बताते हैं। परमिटेड टाइप के जो एक्सप्लोजिव होते हैं ना, उनमें एक कूलिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है कि जब भी एक्सप्लोजन होता है, तो उसका जो हाई टेम्परेचर होता है, उसे वो थोड़ा कम कर देता है। उससे क्या होता है कि जो कोयला है वो जो उसका मतलब आसपास के सराउंडिंग पे जो हीट ट्रांसफर हो रही है, वो थोड़ी कम हो जाती है, लेस देन देयर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इग्निशन ऑफ द मटेरियल या सब्सटेंस। सो मिनिमम टेम्परेचर आपको कितना चाहिए, जैसे 50 डिग्री चाहिए, 5000 चाहिए, कितना चाहिए किसी भी सब्सटेंस को इग्नाइट करने के लिए, उसे उसमें मतलब ऐसे एक चिंगारी आ जाए तो वो कितना चाहिए, तो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। तो कूलिंग एजेंट काम करते हैं, इग्निशन को कम कर देते हैं वो। ठीक है, कैसे कम करते हैं, उसका कूलिंग एजेंट बेसिकली एक्सप्लोजन टेम्परेचर को कम कर देते हैं। उसके अलावा भी थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं, मतलब काफ़ी हाई इसका मतलब हो जाता है, फास्ट डिटोनेशन होता है इसमें। बहुत ही फास्ट इसका एक्सप्लोजन होता है, तो परमिटेड होता है। नॉन परमिटेड यूज़ नहीं करते हैं। लो एक्सप्लोसिव में एनजी पाउडर वगैरह आता है, गन पाउडर आता है, सॉरी, वो यूज़ नहीं होता है। हाई एक्सप्लोसिव यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा और डिटोनेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, उससे मतलब खतरा हो सकता है कि वाइब्रेशन हो जाए। तो वाइब्रेशन से क्या होगा, केविंग हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, केविंग हो सकता है, अंडरग्राउंड काम कर रहे हो ना। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर कोई कोल है तो आपको कंबशन हो सकता है। ठीक है, और एक और होता है, डस्ट एक्सप्लोजन भी होता है। ठीक है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया एक्सप्लोजन से,
तो डस्ट एक्सप्लोजन का भी खतरा होता है। एक सेकेंड। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइस माइनिंग मेथड, द कोल सीम इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस, राइट? तो एक बार, हाँ ठीक है, मैं बता देती हूँ। ओनली वन फिक्स्ड थिकनेस, तो इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्लाइस माइनिंग में मल्टी सीम माइनिंग करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा है यूनिफॉर्म थिकनेस, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग, मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं बताती हूँ इसका। स्लाइस माइनिंग जो मेथड है, इस तरह से माइनिंग होता है। ये मान लो कोल सीम से, और मान लो कि ये हमारा कोई एक सीम है, यहाँ पे बीच में कुछ डर्ट मटेरियल है, या फिर इस तरह से है, या फिर 9 to 5 मीटर का इतना बड़ा मीटर में थिकनेस है इसकी। तो एक बार में एक्सट्रैक्शन तो पॉसिबल है नहीं, तो हम इसमें क्या करते हैं, अ, इस तरह से, सॉरी, बॉटम टू अप, ठीक है, इस तरह से एक्सट्रैक्शन करते हैं, पहले नीचे का, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से, मतलब 1 2 3 एंड 4, इस तरह से एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया हमारा, एक तरह से बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर इसी में आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। अब इसमें यूनिफॉर्म थिकनेस है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म थिकनेस होता है तो बेटर होता है, मतलब सारी जो स्लाइसेस है उनका अगर थिकनेस सेम होगा ना, तो मतलब मैकेनाइजेशन के लिए बेटर होता है। जैसे कि सेम सेम थिकनेस के, सेम हाइट की हम मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक में 9 मीटर है, एक में हम यूज़ कर, 9 मीटर तो होता नहीं है, एक में 5, एक में 2 मीटर है, अब 2 मीटर के लिए अलग मशीन लानी पड़ेगी। तो बेटर होता है कि यूनिफॉर्म थिकनेस में स्लाइस माइनिंग करो। और मतलब ये होता है, पहले बॉटम फिर टॉप, और टॉप टू बॉटम, मैं उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, ये इस तरह से होगा, सॉरी। पहले टॉप होता है, फिर बॉटम होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ओवरबर्डन है, ठीक है, तो अगर आप पहले नीचे की स्लाइस निकाल दोगे तो इतना सारा जो वेट है कोयले का, वो कोलैप्स हो सकता है। तो उसलिए हम इसको टॉप टू बॉटम करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, सॉरी। ये होता है 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म थिकनेस वर्कड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा था, जो आप लोग कल पूछ रहे थे कि स्ट्रेस वाला, कि वो उसमें स्ट्रेस का फॉर्मूला था ना, जिसमें इस तरह से था, गामा इंटू एच 1/1 - e। एक तो ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये कैसे आया था, ये किसी ने पूछा था कल, ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो गामा और एच मैं बता देती, किसी भी मटेरियल पर या पिलर पर जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है, तो वो होता है गामा इंटू एच। गामा यहाँ पे जो उसके ऊपर जो रॉक है, जैसे मान लो ओवरबर्डन जो है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद में हाइट, एच होता है कि कितना कितना थिकनेस है उसके ऊपर, उस पिलर के ऊपर कितना ओवरबर्डन है, उसका थिकनेस है। तो ये तो होता है स्ट्रेस, ठीक है, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में होता है एक्सट्रैक्शन रेशियो। एक्सट्रैक्शन रेशियो क्या होता है, टोटल एरिया माइनस पिलर एरिया, ठीक है, क्योंकि पिलर हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गैलरीज वाला जो एरिया है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल एरिया, ठीक है। तो 1 - e क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 - e इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका पिलर एरिया
डिवाइड बाय टोटल एरिया। सो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ पिलर डिवाइड बाय टोटल एरिया। ठीक है, इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब किसी भी पिलर पर जो लोड होता है, किसी भी पिलर पर जो लोड होता है वो होता है एरिया इंटू स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस तो सिग्मा भी हो गया, तो वो हो गया गामा इंटू एच। अब एरिया कौन सा आएगा, तो एरिया टोटल आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम लोड बात कर रहे हैं बिफोर माइनिंग, ये जो लोड है वो बिफोर माइनिंग है। ठीक है, तो ये हो गया लोड। तो अब ये जो लोड है वो इस पूरे एरिया पर, स्क्वायर जो 1 है यहाँ पे इस पर है। अब इसे अलग कलर से लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2। अब अगर हमने ये एरिया एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे, तो जो लोड था, जो ये वाला एरिया बियर कर रहा था, वो भी पिलर पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ठीक है, तो अब हम स्ट्रेस देख लेते हैं क्या हो जाएगा आफ्टर माइनिंग। यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा टोटल लोड जितना भी है वो डिवाइड बाय कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, आफ्टर माइनिंग कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, पिलर का जो एरिया पिलर का है वही कॉन्टेक्ट एरिया है। जैसे ये अगर ओवरबर्डन है और यहाँ पे एक पिलर है, तो इसका ये जो एरिया है, ये एरिया ही कांटेक्ट में आ रहा है अभी। ठीक है, और लोड जो लग रहा है वो इतने मटेरियल का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सट्रैक्शन हो चुका है इतना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पिलर आ गया अब। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। तो ये ओवरबर्डन है, ये हाइट एच हो गया और ये गामा हो गया। तो लोड कितना हो जाएगा, यहाँ पे लोड हो जाएगा गामा इंटू एच इंटू जो पूरा है यहाँ तक, पूरा बिफोर माइनिंग वाला लोड वो ले रहे हैं हम, तो टोटल कॉन्टेक्ट एरिया ये डिवाइड बाय एरिया ऑफ पिलर। एरिया ऑफ पिलर क्या है, इक्वेशन से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई इंटू टोटल एरिया, इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा हमारे पास में गामा एच अपॉन 1 माइनस ए। तो यही इसका मतलब बेसिक रूल है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। नहीं, वेरिएबल थिकनेस नहीं होता है। वेरिएबल थिकनेस में वही इश्यू आ जाएगा, मशीनरीज का इश्यू आ जाता है कि सबकी मशीनरीज की हाइट स्पेसिफिक होती है ना, अंडरग्राउंड के लिए अलग अलग। तो यूनिफॉर्म थिकनेस में ही स्लाइस माइनिंग करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.